नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। लोकतंत्र में समानता, ठीक है। देखिएगा आप सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अंतर्गत जो पॉलिटिकल साइंस आपका है दिया हुआ सिलेबस में, उसमें अब देखिएगा टॉपिक 5 जो है आपको लोकतंत्र में समानता पाठ को पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, तो हमें झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम में लोकतंत्र में समानता कहाँ पर मिलेगा, किस चैप्टर में मिलेगा, किस पाठ में मिलेगा। तो आप जाइएगा JCERT 7 क्लास 6 ना, JCERT 7 क्लास से लिया गया है, ठीक है। JCERT किताब का क्लास 7 एक्सरसाइज 1 में यह पाठ आप देखने को मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोकतंत्र में समानता आदि आप अदर देखिएगा। मान लीजिए कि आप सोचते हैं जो SSC लेवल का या SSC लेवल का, तो ये बहुत बड़ा आपका प्रश्न यहाँ पर हो सकता है। लगभग यहाँ से आपको 1000 प्रश्न भी मिल सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके JCERT जो क्लास 7 का एक्सरसाइज 1 है वहाँ से हमने पूरा निचोड़ निकाला है। क्योंकि देखिए आपका जो 100% परीक्षा है वो झारखंड राज्य से अनुमोदित पाठ्यक्रम से होगा, बाहर से होगा ही नहीं, ठीक है। यदि आप बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ज़्यादा देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप JCERT में जितना दिया हुआ है उतना को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ही कहीं और भी जाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर लोकतंत्र में समानता, इस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। इसमें जहाँ पर जरूरी होगी आपकी थ्योरी भी है और जहाँ पर जरूरी होगी वहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव भी किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव के नीचे उसका डिटेल्स किया हुआ है, ठीक है। इसलिए यह आपका सफिशियंट है और यह आपका कंप्लीट क्लास भी है, ठीक है। यानी लोकतंत्र में समानता इससे बाहर नहीं है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का अर्थ होता है। लोकतंत्र का अर्थ होता है, ये यूपी टेट 2012 में पूछ दिया गया है। जनता का शासन, राजा का शासन, मूर्खों का शासन, सेना का शासन, ठीक है। लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, तो लोकतंत्र का अर्थ होता है देखिए जनता का शासन, क्योंकि लोकतंत्र किससे बना है, जनता से मिलकर बना है, इसलिए लोकतंत्र को जनता का शासन भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यह शासन की एक व्यवस्था है जिसमें आम लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है, तभी लोकतंत्र में कोई जा सकता है। राजतंत्र शासन का क्या अर्थ है, ये MP टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है कि राजतंत्र शासन का क्या अर्थ है, ठीक है। जनता का शासन, राजा का शासन, सेना का शासन, मूर्खों का शासन, ठीक है। राजतंत्र शासन का क्या अर्थ है, राजतंत्र शासन का अर्थ होता है राजा का शासन। क्या होता है, राजा का शासन। राजतंत्र शासन का अर्थ होता है राजा का शासन, ठीक है। चलिए राजतंत्र शासन में राजतंत्र शासन की बागडोर राजा के हाथ में होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है कि राजतंत्र शासन जहाँ चलता है वहाँ के शासन की बागडोर किसके हाथ में होती है, राजा के हाथ में होता है। जनप्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनप्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता के प्रति, राजा के प्रति, मूर्खों के प्रति या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि, जन मतलब जनता, यानी जनप्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता के प्रति। ये CG टेट का पूछा गया था 2016 में, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेंगे जो देखिएगा कि आपके झारखंड राज्य में भी आए हुए थे यहीं से, लेकिन लोगों का कहना है कि बाहर से बहुत प्रश्न पूछता है। ऐसा नहीं है, सब जो CRT किताब से रहता है आपको बता देते हैं, बस आवश्यकता है कि उसको बीच बीच से सारे प्रश्न को निकाल करके देख लिया जाए। और उसी की कड़ी में हम आपके लिए यहाँ पर सारे PDF को बना दिए हैं,
ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल आपकी समाप्त हो गई है, इसके सारे पीडीएफ आपके तैयार हो गए हैं। जो जेटेट का न्यू सिलेबस दिया गया है, आप यहाँ से सारे पीडीएफ लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप पॉलिटिकल का पूरा लेना चाहते हैं सेट, तो आपको 150 रुपये में यहाँ से मिलेंगे। आप पूरे पीडीएफ लेकर के यहाँ से पढ़ लीजिए, आपको 100% यहाँ से पॉलिटिकल का प्रश्न रहेगा, ठीक है। उसी तरह से आपका ज्योग्राफी सेशन भी कंप्लीट है और टीडीपी सेशन भी कंप्लीट है, और पूरे क्लास के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। तो सब कुछ आपको यहाँ से बहुत कम प्रश्न रहेगा जेसीईआरटी में, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ से आपका आएगा ही आएगा, इसलिए आप जरूर जुड़िएगा और यहाँ से नोट्स लेकर के एग्जाम जाने से पहले तक जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जनप्रतिनिधि का चुनाव कौन करता है? हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि, जैसे मान लीजिए कि जनप्रतिनिधि में आपके विधायक भी आ गए हैं, ठीक है, मुखिया भी आ गए हैं, वार्ड परिषद वार्ड सदस्य भी आ गए हैं, इसका चुनाव कौन करता है? ये हरियाणा टेट 2019 में पूछा गया था कि जनप्रतिनिधि जो आते हैं उनको कौन चुनकर भेजती है? जनता चुनती है, अधिकारी चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो जनप्रतिनिधि का चयन जो है जनता के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जनप्रतिनिधि का चयन जनता के द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या अर्थ है? यूपी टेट 2013 में पूछा था कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, यूपी टेट 2013 का पूछा गया है। जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जनता सीधे अपने शासक को चुनती है, जनता भाग नहीं लेती है, कोई नहीं, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में वही होता है कि जनता जो है मतदान के द्वारा, ठीक है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जो कि अभी हमारे यहाँ देश में लागू है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता गुप्त मतदान के द्वारा सरकार का चयन करती है, जनता सीधे अपने शासक को चुनती है, जनता भाग नहीं लेती है, या कोई नहीं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ जो होता है यहाँ पे कि जनता जो भी है सीधे अपने शासक को चुनती है सामने होकर के, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? पंजाब टेट 2014 में पूछा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ए और बी दोनों, या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में यहाँ पर आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है, तो हम लोग अपने विधायक को यहाँ पर चयन करते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है, इस अधिकार को क्या कहते हैं? ठीक है, इस अधिकार को क्या कहते हैं? हरियाणा टेट 2022 में पूछा था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जनता का समान अधिकार, राजा का समानता अधिकार, या कोई नहीं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो 18 वर्ष के नागरिकों को मत देने का, या सभी वयस्क जितने भी हो गए उसको हम लोग 18 प्लस के अंतर्गत रखते हैं, वयस्क नागरिकों को देने का जो अधिकार दिया गया है उसको देखिए कहते हैं हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। उसका नाम है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि 18 प्लस यानी जितने भी वयस्क हो गए उनको चुनाव में मत देने का अधिकार प्राप्त है, तो उसको हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। सभी को समान अधिकार है मत देने का। वयस्क मताधिकार का विचार किस सिद्धांत पर आधारित है? वयस्क मताधिकार का विचार किस सिद्धांत पर आधारित है? यूपी टेट 2014 में पूछा गया था। जो हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? लड़ने पर, निरंतरता पर, समानता पर, या कोई नहीं, ठीक है। तो वयस्क मताधिकार का विचार जो है आपको समानता पर आधारित है। इसमें वयस्क मताधिकार में सभी लोग एक समान है और सभी वर्ग जिनकी आयु 18 प्लस हो गई वो इस कड़ी में भाग ले सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं, यानी सभी समान है, समानता का सिद्धांत है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। भारतीय लोकतंत्र में समानता का अर्थ है। भारतीय लोकतंत्र में समानता का अर्थ है, पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में समानता का क्या अर्थ है? कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने की स्वतंत्रता है, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, सभी, ठीक है। तो समानता का क्या अर्थ है? इसमें सभी है। कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने की स्वतंत्रता है, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी समानता का अर्थ मतलब हर जगह समान व्यवहार होना चाहिए किसी का भी, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, पहला है यहाँ पर देखिए, कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। इसका अर्थ यह है कि देश के सभी लोगों को
कानून पालन करना अनिवार्य है, चाहे वह साधारण मजदूर हो या अधिकारी हो। ठीक है, अगर ऐसा रहता तो अधिकारी को कभी सजा नहीं होता, अधिकारी कभी जेल नहीं जाते, सिर्फ मजदूर ही जेल जाते। इसलिए कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। जो उसका पालन नहीं करेगा, चाहे वो मजदूर है अधिकारी हो, सबको दंड का भागी बनना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। खेल के मैदान, होटल, दुकान तथा बाजार में जाने से किसी आदमी को रोका नहीं जा सकता है। कोई भी आदमी छुआछूत की भावना यहाँ पर नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की भावना जो पहले लोगों में थी उसको समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान पाया गया है, जिसका अर्थ है, भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान पाया गया है, जिसका अर्थ क्या है, सीजी टेट 2016 का है। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जाति तथा शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, या सभी। ठीक है, तो भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान पाया गया है, जिसका अर्थ क्या है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जाति तथा शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में भेदभाव नहीं होगा, यानी राइट आंसर इसका डी सभी हो जाएगा। महिला समाख्या कार्यक्रम कब शुरू किया गया? महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1989 ईस्वी, 1994 ईस्वी, 1981 ईस्वी, या कोई नहीं। पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 1989 ईस्वी में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, महिला समाख्या कार्यक्रम के बारे में देखिए हमने आपको लिख दिया है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1989 ईस्वी में महिला समाख्या कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ठीक है, महिला का समाख्या कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया, मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया, ये बिहार टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन योजना लागू कब किया गया। 15 अगस्त 2000 ईस्वी, 15 अगस्त 1995 ईस्वी, 15 अगस्त 1997 ईस्वी, या कोई नहीं। ठीक है, तो मध्याह्न भोजन योजना कब लागू किया गया? तो देखिए यहाँ पर मध्याह्न भोजन योजना जो है आपको 1995 ईस्वी में शुरू किया गया। ठीक है, 15 अगस्त 1995 ईस्वी में शुरू किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना लागू करने का उद्देश्य क्या है? मध्याह्न भोजन योजना लागू करने का उद्देश्य क्या है? एमपी टेट 2017 में पूछा था। देखिए ये जो आप अभी जेटेट का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें एकदम 100% गांठ बांध लीजिएगा, मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना से एक प्रश्न होगा तो होगा 100%। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार कानून वाला से एक प्रश्न होगा तो होगा 100%, एकदम बता दें। ठीक है, इसलिए इसको अच्छा तरह से समझ के जाइएगा मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, तो इसको जो है मध्याह्न भोजन योजना लागू कब किया गया? तो 1995 से। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? एमपी टेट 2017 में पूछा था। बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए यह लागू किया गया, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए लागू किया गया, बच्चों का पोषण स्तर में सुधार करने के लिए लागू किया गया, या ये सभी कारण से लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर डी है। मध्याह्न भोजन योजना लागू करने का उद्देश्य था कि बच्चों का विद्यालय में नामांकन बढ़े, बच्चों की उपस्थिति बढ़े, बच्चों का जो पोषण स्तर है उसमें स्वास्थ्य में सुधार हो, जिसके लिए यहाँ पर मिड डे मील का व्यवस्था किया गया है। राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना किसके सहयोग से संचालित है? मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील किसके सहयोग से संचालित है? सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, केंद्र सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से, सी में है ए और बी दोनों सही है, डी में कोई नहीं। ठीक है, तो मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रायोजित है, यानी केंद्र सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार के सहयोग से, दोनों के सहयोग से यह संचालित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से संचालित है मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू किया गया? उत्तराखंड टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। तमिलनाडु, कोलकाता, झारखंड या बिहार? ठीक है, तो मध्याह्न भोजन योजना सबसे सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू किया गया? ये प्रश्न आपका झारखंड टेट में भी आया हुआ था। ठीक है, झारखंड टेट में भी पूछा गया है। मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया है। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में कब से लागू हो गया? ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया है 15 अगस्त 1995 से इसका शुरुआत हुआ है, लेकिन पूरे देश की अगर बात करें पूरे देश में कब से लागू हो गया है तो ये आपका 2001 ईस्वी से लागू है। ठीक है, पूरे देश की बात करेगा तो 2001 ईस्वी।
चलिए, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्किल पर यहाँ पर आपको कुछ नोट्स दिए गए हैं, आप सभी को उसको देख लीजिए इस नोट्स में क्या है, क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना से एक प्रश्न होगा। तो आपका जो जेसीईआरटी किताब में दिया गया है झारखंड के सरकारी विद्यालय में जो मिलते हैं, तो उसके अनुसार हमने यहाँ पे आपको नोट्स बना दिया है मध्याह्न भोजन योजना का। ठीक है, चलिए, पहला कहता है कि भारत में मध्याह्न भोजन योजना आधिकारिक रूप से 15 अगस्त 1995 ईस्वी को लागू की गई थी। ठीक है, आधिकारिक रूप से कुछ क्षेत्रों में इसका लागू कर दिया गया था। कब? तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी, याद रखिएगा इस डेट को। भारत में मध्याह्न भोजन योजना कब लागू हुई? तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी। ठीक है, यह सर्वप्रथम प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के लिए लागू किया गया है। यह मध्याह्न भोजन योजना कहाँ लागू है? तो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए लागू किया गया है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाना, उनकी उपस्थिति बढ़ाना और उनके पोषण स्तर में सुधार करना। इस योजना का उद्देश्य है। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य अगर पूछे आपसे तो क्या कहिएगा? प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बढ़ाने, उनके पोषण स्तर में सुधार करने के लिए है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यह योजना राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित है। यह योजना राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित योजना है। ठीक है, तो यह योजना केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के चलाती है। यह योजना सर्वप्रथम भारत के तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यह योजना सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ किया गया? भारत के, तो भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मध्याह्न भोजन योजना का। ये जो आप नोट्स देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को हम यही कहेंगे कि जितने भी लोग जेटेट का परीक्षा देने वाले हैं, आपका हर एक टॉपिक जेसीईआरटी किताब से हमने बनाया है, जहाँ से प्रश्न आपको चूमेगा। ठीक है, हर एक प्रश्न वहाँ से आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, इसलिए एग्जाम में जाने से पहले तक आपको अगर एग्जाम हो रहा है तो आप यहाँ से जेसीईआरटी का नोट्स लेकर के पढ़ करके ही जाएंगे। बहुत कम प्रश्न और बहुत ज़्यादा यहाँ से आने वाला प्रश्न आपका है, जो कि एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो आप सभी को जरूर खरीद लेंगे, उसके बाद ही एग्जाम देने जाएंगे। मोबाइल नंबर आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए, 2001 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरे देश में लागू किया गया। ठीक है, 2001 का जब सुप्रीम कोर्ट का हुआ तब यह पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, 2021 में वर्तमान में इस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया है। ठीक है, पीएम पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया है मध्याह्न भोजन का नाम बदल के। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का जरूरी हिस्सा है। यह कथन किसका है? एमपी टेट 2016 का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। बहुत बार ये जो सिद्धांत है आपको पूछा गया है कि किसने यह कहा है। ठीक है, तो यह किनका कथन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। एमपी टेट 2016 में आया हुआ था। बाल संसद का उद्देश्य क्या है? देखिए, आपके सरकारी विद्यालय में सभी जगह बाल संसद का उल्लेख किया गया है। बाल संसद सभी जगह एक्टिव है। ठीक है, बाल संसद चलाया जा रहा है। तो इस बाल संसद का उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हरियाणा टेट 2018 में भी पूछा गया है। सभी जगह पर बाल संसद का उद्देश्य चलाया जा रहा है। बाल संसद का उद्देश्य क्या है? बाल संसद का गठन विद्यालय में विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ को विकसित करने के लिए किया गया है। ठीक है, उसके बाद है कि इस विद्यार्थियों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। झारखंड के प्रत्येक विद्यालय में बाल संसद का गठन किया गया है या सभी? ठीक है, तो देखिए, बाल संसद का उद्देश्य जो है इसमें पहला क्या है? बाल संसद का गठन विद्यालय में विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ को विकसित करने के लिए किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए सभी मंत्रियों का पोस्ट दिया गया है। शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, सभी मंत्री बनाया जाता है। तो ये सही बात है कि इससे बच्चों को लोकतंत्र का समझ विकसित होगा। ठीक है, इससे विद्यार्थियों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। ये भी बिल्कुल सही है कि जब संसद बनेंगे तो उससे क्या होगा कि किस तरह का डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, उनकी क्षमता का विकास विद्यार्थियों में होगा। झारखंड के प्रत्येक विद्यालय में बाल संसद का गठन किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है कि झारखंड के सभी विद्यालय में बाल संसद का गठन किया गया है। राइट आंसर डी, यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, बाल संसद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बाल संसद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बिहार टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न था। 70, 80, 90 या 100? ठीक है, तो बाल संसद में सदस्यों की अधिकतम संख्या आप यहाँ पर 80 कर सकते हैं, जो आपका सरकारी किताब में ऑथेंटिक दिया गया है। ठीक है,
बाल संसद का उद्देश्य क्या है? बाल संसद का उद्देश्य क्या है? हरियाणा टेट 2020 में पूछा है। बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, विद्यालय विकास हेतु नई योजना बनाना, विद्यालय के शिक्षण कार्य का बेहतर संचालन में सहयोग करना, या सभी। ठीक है, तो देखिए बाल संसद का उद्देश्य है बच्चों में व्यक्तित्व का विकास करना, विद्यालय में विकास हेतु नई नई योजना बनाना, विद्यालय के शिक्षण कार्य का बेहतर संचालन में सहयोग करना, डी सभी। तो राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। बाल संसद अगर आप बनाते हैं अपने विद्यालय में तो आप सभी को इस चीज़ों में बाल संसद अगर आप एक्टिव रखे हुए हैं तो आपको यहाँ पर सहयोग मिल सकता है। ठीक है, बाल संसद का उद्देश्य है, बाल संसद का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। यूपी टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है कि बाल संसद का उद्देश्य क्या है। कक्षा में सीखने का माहौल विकसित करना, विद्यालय को आकर्षक बनाना, बच्चों की उपस्थिति नियमित करना, यह सभी। ठीक है, बाल संसद का उद्देश्य यही है कि कक्षा में सीखने का माहौल विकसित करना, ये बाल संसद का उद्देश्य है, सही ऑप्शन है। विद्यालय को आकर्षक बनाना, ये भी बाल संसद का उद्देश्य है। अगर बाल संसद के सभी सदस्य चाहेंगे तो विद्यालय को बहुत अधिक आकर्षक बना सकते हैं। बच्चों की उपस्थिति नियमित करना, देखिए बाल संसद आप ही के क्षेत्र के होते हैं, अपने पोषक क्षेत्र के होते हैं, इसलिए बच्चों की उपस्थिति को नियमित रख सकते हैं। राइट आंसर डी यानी सभी होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे बाल संसद का क्या उद्देश्य है आपका, जो सीईआरटी किताब के अंतर्गत जो दिया गया है बाल संसद का उद्देश्य, उसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ये आपका थ्योरी सेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए हम आपको यहाँ पर सब तरह से मिक्सअप करते गए हैं, जहाँ जरूरी है वहाँ पर थ्योरी, जहाँ जरूरी है वहाँ पर ट्रिक, जहाँ जरूरी है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव, सब कुछ इस कदर इस पीडीएफ में पिरोया गया है कि आपको यहाँ से प्रश्न छूटने का कोई विचार ही नहीं आता है। और देखिए बहुत बार हमें ये कमेंट आया था कि हमको सर सामाजिक विज्ञान समझ में नहीं आता, लेकिन इस पीडीएफ को जब आप देखिएगा, हर एक पीडीएफ चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, तो आपको ये बात पता चलेगा कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल तरीके से इसको समझाया गया है। ठीक है, इसलिए आप सभी को इसमें अवश्य भाग लेंगे। ठीक, तो बाल संसद का उद्देश्य क्या है यहाँ पे देखिएगा। बाल संसद का उद्देश्य विद्यालय के विकास हेतु नई योजना बनाना। बच्चों को जो बाल संसद के सदस्य होते हैं उनका यहाँ पर उद्देश्य होता है कि विद्यालय के विकास हेतु कौन कौन नया योजना बनाया जाए, विद्यालय के शिक्षण कार्य को बेहतर संचालन सहयोग करना। मान लीजिए कि होता क्या है कि कहीं कहीं विद्यालय में बहुत बच्चे हैं लेकिन वहाँ पे क्या है आपका शिक्षक कम है, तो वहाँ उस स्तर पर क्या होता है, ये बाल संसद के जो सदस्य होते हैं अपने ही मंत्रियों में से, अपने ही बच्चों में से चयन करके उस क्षेत्र में बच्चों का पढ़ाई करवाते हैं, जिससे कि शिक्षण कार्य बेहतर संचालन हो पाता है। कक्षा में सीखने का माहौल विकसित करना, बाल संसद अगर सभी सदस्य चाहेंगे तो कक्षा में कुछ अच्छे अच्छे करके यहाँ पर दिखा सकते हैं, जिससे सीखने का माहौल विकसित होगा। बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, यानी यहाँ पर सभी तरह के मंत्री होते हैं और सभी तरह के मंत्री अपने अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे, तो बच्चों का क्या होगा, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय को समुदाय से जोड़ना, विद्यालय को आकर्षक बनाना, ये भी काम जो है बाल संसद का ही है। बाल संसद जो है वहाँ के क्षेत्रीय है और वो चाहेंगे तो उसको समुदाय से जोड़ेंगे, और समुदाय से जोड़ने से क्या होगा तो वहाँ पर उनको सारा सहयोग मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यालय को आकर्षक भी बना सकते हैं। जब यहाँ पे सभी बाल संसद के सदस्य चाहते हैं तो विद्यालय बहुत ही आकर्षक हो सकता है। बच्चों की उपस्थिति नियमित करना, देखिए बाल संसद के जो सदस्य होते हैं उनमें जो यहाँ पे मंत्री होते हैं, ठीक है, उपस्थिति मंत्री, तो वो क्या करते हैं कि जो बच्चे नहीं आते उनके घर जा जा करके उनको शिक्षा का महत्व बताते हैं, उनको रेगुलर आने के लिए कहते हैं, तो इस तरह से उनकी उपस्थिति नियमित हो जाती है। विद्यालय को स्वच्छ रखना, ये भी बिल्कुल ज़रूरी है। बाल संसद जब रहेंगे तो विद्यालय क्या होगा, पूरा स्वच्छ रहेगा और हरा भरा रहेगा। शिक्षण सामग्रियों का रख रखाव व नियमित करना, जो हमारी शिक्षण सामग्री है, बहुत सी सामग्री टीएलएम मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सामग्री जो मिलती है उनको रख रखाव अच्छा तरह से नियमित और उपयोग कर सके, वो भी बाल संसद के सदस्य से हो सकता है और बहुत अच्छा यहाँ पे उसका विकास हो सकता है। निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना बाल संसद का उद्देश्य है। इस बाल संसद जो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं उसका उद्देश्य है कि बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो, इसलिए बाल संसद का गठन प्रत्येक झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में किए गए हैं। विद्यालय में बच्चों के प्रति संवेदनशील बने रहना, ठीक है, अगर आप मंत्री का पद है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के प्रति संवेदनशील रहते हुए अपने पद का निर्वहन करना, इस उद्देश्य से बाल संसद का गठन किया गया है। विद्यालय में नई व्यवस्था को पहचानने में सहयोग करना, तो बच्चे ये पहचान पाते हैं कि विद्यालय में और कौन सी नई व्यवस्था चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका गांधी कहा जाता है। प्रश्न देखिए यही झारखंड में भी आया हुआ था बहुत लोगों का, और देखिए कहाँ है, जेसीईआरटी किताब में है, ठीक ना, बाहर का ज़्यादा नहीं देखना है। यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। चार्ल्स डार्विन, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर,
रोसा पार्क्स या कोई नहीं। ठीक है, तो अमेरिका गांधी किसको कहा जाता है? तो अमेरिका गांधी जो है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका गांधी किसको कहा जाता है? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका गांधी कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अमेरिकन गांधी के बारे में कुछ नोट्स है जो आपकी किताब से निकल गया है, उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, जिससे कि अमेरिका गांधी के बारे में आपको समझ में आ सके। देखिए, नागरिक अधिकार आंदोलन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अहिंसात्मक तरीके से चलाया गया आंदोलन था। ठीक है, ये कहाँ? अमेरिका में। वे अमेरिका के एक पादरी एवं आंदोलनकारी थे, उन्हें अमेरिका गांधी कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अहिंसात्मक तरीके से चलाया गया एक आंदोलन था। वे अमेरिका के एक पादरी और आंदोलनकारी थे, उन्हें अमेरिका गांधी कहा जाता है। 1964 में उन्हें विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1964 में उन्हें विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर आपसे पूछे कि विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र में किस पुरस्कार से, तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को किया गया था। ठीक है, अमेरिका में नागरिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया? इस सीजीटेट 2020 में आया हुआ है। रोजवेल्ट, परिचिसन, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर या कोई नहीं। ठीक है, तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति के सदस्य थे? महार, गडेरी, ब्राह्मण, कोई नहीं। ठीक है, सीजीटेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति के सदस्य थे? महार, गडेरी, ब्राह्मण या कोई नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो महार जाति के सदस्य थे। जूठन कविता के लेखक कौन है? जूठन कविता के लेखक कौन है? अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ओम प्रकाश वाल्मीकि। पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये जूठन कविता के लेखक कौन है? तो जूठन कविता के लेखक आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा कौन है? जूठन है। ठीक है, सर्वप्रथम हरिजन शब्द का संबोधन का जनक है कौन है? सर्वप्रथम हरिजन शब्द का संबोधन का जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हरिजन शब्द के संबोधन का जनक कौन है? तो आपका यहाँ पर हो जाएंगे महात्मा गांधी जी सर्वप्रथम हरिजन शब्द का प्रयोग किए थे। सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना, सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना किसके निर्देश से पूरे भारत में लागू किया गया? एमपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यानी मिड डे मील योजना जो है किसके निर्देश से, किसके आदेश से पूरे भारत में लागू किया गया है? 2001 ईस्वी में। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय या कोई नहीं। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इसे पूरे भारत में 2001 ईस्वी में लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 2001 में पूरे देश में मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी किसने लिखी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी किसने लिखी? उत्तराखंड टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, WN कुबेर या कोई नहीं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी किसने लिखी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी जो लिखा हुआ है यहाँ पर WMN कुबेर के द्वारा। ठीक है, WMN कुबेर के द्वारा लिखा गया है। देखिए यहाँ पे नोट में है डॉक्टर वामन नारायण कुबेर, WN कुबेर। ठीक है, WN कुबेर, डॉक्टर वामन नारायण कुबेर के द्वारा भीमराव अंबेडकर की जीवनी लिखी गई है। यह भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित एक संक्षिप्त जीवनी है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्कृत के स्थान पर कौन सी भाषा पढ़ते थे? उर्दू, हिंदी, संस्कृत या फारसी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संस्कृत के स्थान पर कौन सी भाषा पढ़ते थे? एमपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। तो वे संस्कृत के स्थान पर फारसी भाषा पढ़ते थे। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? ठीक है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रपति के पास
राज्यपाल के पास, भारत की जनता के पास, या प्रधानमंत्री के पास। तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है वो आपकी भारत की जनता के पास होती है। ठीक है, भारत की जनता के पास होती है। इनमें कौन लोकतंत्र का आधार नहीं है? इनमें कौन लोकतंत्र का आधार नहीं है? ठीक है, उत्तराखंड टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। विविधता, समानता, मताधिकार और अस्पृश्यता। ठीक है, तो लोकतंत्र का आधार विविधता भी है, समानता भी है, मताधिकार भी है। ठीक है, अस्पृश्यता है, इसको अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता लोकतंत्र का आधार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को अंत कर दिया गया है। इस प्रश्न का बहुत बार जिक्र है कि अस्पृश्यता का अंत किसके अनुच्छेद के तहत किया गया? 17, एकदम याद रख लीजिएगा, बहुत बार प्रश्न आता है। ठीक है, विद्यालय में लोकतंत्र की झलक किसको कहा जाता है? विद्यालय में लोकतंत्र की झलक किसको कहा जाता है? शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को, बाल संसद को, या कोई नहीं। ठीक है, आप जब विद्यालय देख रहे हो झारखंड में तो वहाँ एक लोकतंत्र की झलक भी बनाया गया है। वो लोकतंत्र की झलक कौन है? तो बाल संसद को लोकतंत्र की झलक पर आधारित बनाया गया है। ठीक है, कि यहाँ पे लोकतंत्र जो होता है वो बाल संसद को विद्यालय में एक झलक देखने को मिलता है। पंजाब टेट 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, बाल संसद के सदस्यों को चुनने का अधिकार किसको प्राप्त है? बाल संसद के सदस्यों को चुनने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विद्यालय के बच्चों को, कोई नहीं। यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बाल संसद के सदस्यों को चुनने में कौन भाग लेते हैं? तो विद्यालय के बच्चे लेते हैं। विद्यालय के बच्चे ही हाथ खड़ा करके यहाँ पे सदस्यों को चुनते हैं। बाल संसद का संयोजक कौन होता है? बाल संसद का संयोजक कौन होता है? बिहार टेट 2020 में पूछ दिया था। बच्चा के माता पिता, शिक्षक, या कोई नहीं। ठीक है, तो बाल संसद के जो संयोजक होते हैं वो आपके शिक्षक होते हैं। ठीक है, बाल संसद के संयोजक कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं। बाल संसद का बैठक कितने दिनों पर बुलाई जाती है? बाल संसद का बैठक कितने दिनों पर बुलाई जाती है? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, या कोई नहीं। ठीक है, तो बाल संसद का बैठक 15 दिनों पर बुलाया जाता है। राइट आंसर इसका सी होगा। बाल संसद का स्वरूप कैसा होता है? 10 सदस्यीय, 20 सदस्यीय, 12 सदस्यीय, या कोई नहीं। एमपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बाल संसद का स्वरूप जो होता है 12 सदस्य होता है। देखिए यहाँ पे जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये आपका JCERT किताब से बनाया गया है। अगर आपको इसमें किसी तरह के जो ऑप्शन में फेरबदल होते हैं, कहीं गलत होते हैं, तो आप इसको जो है यहाँ पर आपत्ति दर्ज करते समय 100% अपने किताब के पेज को लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ऑथेंटिक रहेगा, क्योंकि आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो जब भी आपका जैसे आंसर की जारी हो जाता है, आंसर की जारी हो जाता है, और आपको ये चीज़ क्या है, हम आपको किताब से बना के दिए हैं, उसमें चैप्टर का नाम भी बता दिए हैं। आप वहाँ पर जाइएगा और किताब निकाल के आप उसको वहाँ पर ईमेल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसलिए सारे ऑथेंटिक प्रश्न और सारे ऑथेंटिक आंसर आपको यहाँ पर JCERT से आप दिखा सकते हैं। इसलिए JCERT का नोट्स पढ़ना नहीं भूलिएगा। ठीक है, बाल संसद के मंत्रिमंडल में कौन कौन रहता है? बाल संसद के मंत्रिमंडल में कौन कौन रहता है? प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, जल एवं कृषि मंत्री, या सभी। ठीक है, तो बाल संसद के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री भी होते हैं, शिक्षा मंत्री भी होते हैं, जल एवं कृषि मंत्री भी होते हैं, सभी होते हैं। राइट आंसर डी यानी सभी हो गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सदस्य, नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार, भारत का योग्य नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, सभी। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ इसमें से ये भी है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सदस्य को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार जो है वयस्क मताधिकार कहलाता है। भारत के योग्य नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके हो वो भी वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर डी यानी सभी इसका होगा। ठीक है, कितने वर्ष के नागरिक को मत देने का अधिकार है? कितने वर्ष के नागरिक को मत देने का अधिकार है? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष। CG टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि कितने वर्ष के नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो कितने वर्ष के नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है? तो 18 वर्ष के नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। राइट आंसर सी होगा, 18 वर्ष होगा। किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? उत्तराखंड टेट 2019 का आया गया प्रश्न है।
ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मतदाता का आयु 21 वर्ष पहले था, उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया है। कब से कौन संविधान संशोधन किया गया है? 61वां, 28वां, 73वां या कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। वर्तमान में कितने वर्ष के मतदाता मतदान में भाग ले सकते हैं? 18 वर्ष के, 21 वर्ष के, 35 वर्ष के या सभी, ठीक है। तो वर्तमान में 18 वर्ष जिनका पूरा हो गया वो मतदाता जो है मतदान में भाग ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट आपको बना दिए हैं। संविधान के 61वां संशोधन 1988 ईस्वी में जो संशोधन किया गया उसमें मतदान करने की आयु पहले 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 1988 से पहले 21 वर्ष के लोग मतदान कर सकते थे, लेकिन 1988 से फिर 18 वर्ष को जो हो गए हैं वे सभी मतदान में भाग ले सकते हैं, 18 वर्ष किया गया है, ठीक है। ईवीएम का पूर्ण रूप है, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, चुनाव में हम लोग ईवीएम का प्रयोग अब होने लगा है, उसका पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन या कोई नहीं, ठीक है। तो ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ईवीएम का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय स्तर के चुनाव सामान्यतः कितने वर्ष के बाद होते हैं? सीजी टेट 2018 में पूछा गया है। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, ठीक है। तो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे स्थानीय स्तर पर पंचायत चुनाव हो, ये सभी 5 वर्ष के बाद होते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसका होता है? ठीक है, लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होता है उसको चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसका है? हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। निर्वाचन आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग का, जिला प्रशासन का या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग जो है राज्य में जो हो रहा होता है उसका, राज्य में जो चुनाव करवाता है उसका जो है यहाँ पे जिम्मेदारी होता है, लेकिन निर्वाचन आयोग जो है पूरे भारत के लिए जो लोकसभा विधानसभा चुनाव होता है उसका जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। पंचायत चुनाव या स्थानीय स्तर का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पंजाब टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग का, निर्वाचन आयोग का या कोई नहीं, ठीक है। तो पंचायत चुनाव ये क्या है? स्थानीय स्तर का चुनाव है। तो स्थानीय स्तर का चुनाव मतलब उस जो राज्य हो गई, ठीक है, उसकी सरकार करवाएगी, यानी राज्य निर्वाचन आयोग जो बनाया गया है उसका जिम्मेदारी होगा इसमें, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का जिम्मेदारी होगा इसमें, क्लियर। चलिए अब देखिएगा आगे। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किस राज्य में किया गया? केरल में, तमिलनाडु में, झारखंड में या कोई नहीं, ठीक है। बिहार टेट 2016 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर केरल है और इसका नोट्स देख लीजिएगा केरल में कहाँ पर प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग केरल के नॉर्थ पाराऊर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में सीमित मतदान केंद्रों पर 1998 ईस्वी में किया गया, ठीक है। सीमित मतदान केंद्रों पर 1998 ईस्वी में किया गया था केरल के नॉर्थ पाराऊर में, यहाँ इसका, ठीक है, ईवीएम का। पूरे भारत में ईवीएम का इस्तेमाल किस वर्ष से शुरू हो गया? पहले यहाँ पर ट्रायल किया गया था, उसके बाद पूरे भारत में ईवीएम का इस्तेमाल कब से हो गया? 2001, 2002, 2004 या कोई नहीं। तो पूरे भारत में 2004 ईस्वी से किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2004 ईस्वी से पूरे भारत में आम चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? अब एक वीवीपैट भी चलने लगा है जो कि यहाँ पर जनता को दिखा सके कि आपने जो वोट दिया है वो पर्ची उसी का है या उसी को आपने वोट दिया है, ठीक है। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? सीजी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफायर पर्सन ऑडिट ट्रेल, वोटिंग वेरीफाइड पेपर ऑडिट टीचिंग, ठीक है। तो क्या होता है? वी से वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। तो वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची कितने सेकंड तक दिखती है? ठीक है, पंजाब टेट 2018 में पूछा गया है कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलते हैं वो कितने सेकंड तक दिखती है? 4 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड या कोई नहीं, ठीक है। तो वीवीपैट से जो निकलने वाली पर्ची है उसको आप 7 सेकंड तक देख सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 7 सेकंड।
सबसे पहले वीवीपैट का इस्तेमाल कब और किस राज्य के चुनाव में किया गया? नागालैंड के चुनाव में 2013 ईस्वी में, त्रिपुरा के चुनाव में 2015 ईस्वी में, मिजोरम के चुनाव में 2016 ईस्वी में, या कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड के चुनाव में 2013 ईस्वी में इसका किया गया। पूरे भारत में वीवीपैट का इस्तेमाल कब से होने लगा? 2019, 2024, 2020 के लोकसभा चुनाव से, या कोई नहीं। ठीक है, तो पूरे भारत में वीवीपैट का इस्तेमाल जो है आपको 2019 के लोकसभा चुनाव से किया जाने लगा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वीवीपैट के बारे में आपको हमने यहाँ पर डिटेल्स कर दिया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पूरे भारत के मतदान केंद्रों पर वीवीपैट का इस्तेमाल होने लगा। सर्वप्रथम वीवीपैट का इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में किया गया था और 2019 के लोकसभा चुनाव से पूरे भारत में मतदान केंद्रों पर उपयोग किया जाने लगा है। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है? रीट 2016 में पूछा गया था। चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करना, विभिन्न दलों को मान्यता प्रदान करना, कोई नहीं, या सभी। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो चुनाव क्षेत्रों का एक समय पर परिसीमन करना, अगर बढ़ाना है तो बढ़ेगा भी। मतदाता सूची तैयार करना भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। विभिन्न दलों को मान्यता प्रदान करना भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। यानी राइट आंसर इसका डी होगा और डी में सभी होगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? देखिए ये हरियाणा टेट 2022 में पूछा कि निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण करना, चुनाव आचार संहिता लागू करना, डी सभी। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग का कार्य में राजनीतिक दलों को आरक्षित चिन्ह प्रदान करना, ये भी सही है। मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण करना निर्वाचन आयोग का ही काम है। चुनाव आचार संहिता लागू करना निर्वाचन आयोग का ही कार्य है, यानी डी राइट आंसर सभी हो जाएगा। भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई? भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से, 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए भारत में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और यहीं से दलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इनमें कौन भारत की राष्ट्रीय पार्टी है? राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी दो तरह की पार्टियां हैं, तो ये कौन भारत की राष्ट्रीय पार्टियां हैं? रीट 2014 में पूछा गया है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डी सभी। तो इसमें सभी भारत के राष्ट्रीय पार्टी है, जनता सभी राष्ट्रीय पार्टी है। जनता पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है और कम्युनिस्ट भी राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, राइट आंसर डी इसका सभी हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, या सभी। तो राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ये सभी भारत की राष्ट्रीय पार्टियां में शामिल है। ठीक है, झारखंड में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल हैं। झारखंड में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल कौन कौन है? ये राज्य स्तरीय पार्टी कौन कौन झारखंड में है? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, या सभी। तो ये सभी झारखंड में ये राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल है। राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। चुनाव पाठशाला क्या है? देखिए जब भी चुनाव होने लगता है तो उस समय एक नाम आता है चुनाव पाठशाला। ये चुनाव पाठशाला होता क्या है आपको बताना है। ठीक है, मतदाता को मत का महत्व समझाना, मतदाता को वोटिंग के लिए उत्साहित करना, ईवीएम और वीवीपैट के बारे में लोगों को जानकारी देना, या सभी। तो देखिए चुनाव पाठशाला यही चीज़ है, चुनाव पाठशाला में यही चीज़ होता है, यही काम चुनाव पाठशाला को सौंपा गया है सभी को। तो चुनाव पाठशाला के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो मतदाता को मत का महत्व समझाया जाता है। चुनाव पाठशाला उसमें चालू कर दिए जाते हैं 10 दिन पहले और सभी क्षेत्रों में जा जाके सभी अधिकारी लोग जो होते हैं अपने अपने चुनाव का मत जो है मतदाता के बीच जा कर के समझाते हैं। चुनाव पाठशाला का एक अंग है। मतदाता को वोटिंग के लिए उत्साहित करना, जब भी चुनाव पाठशाला होगा तो अपने अपने नज़दीक एरिया में चाहे वो बूथ लेवल ऑफिसर होंगे या अन्य अधिकारी होंगे वे जाते हैं और लोगों को अपना मत करने के लिए उत्साहित करते हैं। ठीक है, और वे अपने साथ में ईवीएम और वीवीपैट भी लेकर के जाते हैं और उसकी भी जानकारी लोगों को दे करके आते हैं। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। बीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? बूथ लेवल अधिकारी, बूथ लेवल अधिकार, बूथ लेवल सहायक, या कोई नहीं। एमपी टेट 2017। ठीक है, तब 20 हो गया बूथ, एल्स हो गया लेवल और ओस हो गया ऑफिसर। ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर या बूथ लेवल अधिकारी होता है। ठीक है, मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
ये आपको सीजी टेट में, झारखंड टेट में भी आया हुआ है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 होंगे। इस पीडीएफ से, लोकतंत्र से बहुत बड़ा है, लेकिन जो आपको दे रहे हैं पीडीएफ, उसमें से 2 से 3 प्रश्न आपके रहेंगे, ठीक है, क्योंकि किताब से पूरे निकाला गया है, इसलिए आप इस पीडीएफ को लेकर के पढ़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है। मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो 26 जनवरी आपका गणतंत्र दिवस हो गया, उसके जस्ट एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपका टॉपिक बनाया गया था लोकतंत्र में समानता। ये लोकतंत्र में समानता, यहाँ से जो आपका जेसीईआरटी किताब झारखंड राज्य का जो अनुमोदित पाठ्यक्रम हो गया, वहाँ से इतना प्रश्न आपको निकल के उभर के सामने आया, हमने आपके बीच रख दिया है। इससे ज़्यादा आपको हमने नहीं बनाया है, नहीं तो अगर बाहर का प्रश्न ले जाए तो वहाँ 500 1000 भी प्रश्न यहाँ से हो सकता है, जो कि आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भरा होगा। इसलिए आप सबसे पहले यहाँ पे जेसीईआरटी किताब जो आपके झारखंड के सरकारी विद्यालय में चलता है, उसको पढ़ लेना है, उसको कर लेना है। उसके बाद किसी और चीज़ को देखिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले तक भी अगर आपको वीडियो मिल रहा है तो आप यहाँ से पीडीएफ लेकर के पढ़ लीजिएगा। पॉलिटिकल का पूरा नोट्स कंप्लीट है, आप 150 रुपये में यहाँ से लेकर के पॉलिटिकल का सारा टॉपिक आप यहाँ से देख सकते हैं, ओनली फॉर जेसीईआरटी किताब से, ठीक है। तो सभी को ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तभी जाइएगा। वीडियो का तो जुड़े रहे, धन्यवाद।